तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड एंड अदर्स। ये हमारा पहला रिव्यू है। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो देखते हैं किस तरह का रिलेशनशिप हमारा बिल्डअप होता है यहाँ से। रिलेशनशिप से याद आया माँ बाप रिव्यू। जी हाँ, ये माँ बाप रिव्यू क्यों है ये आपको रिव्यू के एंड तक समझ में आ जाए। तो चलिए जी बिना किसी डिले के रिव्यू शुरू करते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर बाजू वाली नीली टी शर्ट पे दाढ़ी वाले भाई साहब हैं, ये हैं प्रशांत नील, केजीएफ के राइटर और डायरेक्टर। यानी कि ये इनका विजन है। अपने इस विजन को ये लेके गए हॉम्बेल फिल्म्स के पास, जो इनकी प्रोडक्शन कंपनी है, और उन्होंने इनके इस विजन को सपोर्ट किया। तो पहले तो इन लोगों को एक सल्यूट बनता है जिन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा और उसकी इंटेलिजेंस पे शक नहीं किया। इन्हें पता था कि आज की ऑडियंस को पता है कि ग्राफिक नावल क्या होता है। ग्राफिक नावल पे फिल्म्स जो बन चुकी हैं, सिन सिटी और 300, वो उन्होंने देखी हुई हैं, इस दुनिया को समझते हैं। उन्होंने वीडियो गेम्स खेल रखी हैं, डार्क थीम्स के बारे में पता है। पहले बातें होती थी कि रियल और रियल वर्ल्ड में कहीं मिक्सअप ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब वो उस तरह का कोई डाउट रह नहीं गया है। मार्वल का यूनिवर्स लोगों ने देखा हुआ है। लोग समझते हैं कि ये एक फिल्म है, ये एक फिक्शनल कहानी है, ये इसकी अपनी दुनिया है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर डी शिवा कुमार। इनका काम था इस फिल्म को विजुअल कॉन्सेप्ट देने का, यानी कि डिज़ाइन स्टाइल कैसा रहेगा, सेट्स का, कॉस्ट्यूम्स का, प्रॉप्स का, ये जो चीज़ें हैं वो इनका काम था। और ये काम जैसा कि हम सब जानते हैं इन्होंने बेखूबी निभाया। और इस पूरे विजन को कैमरा में कैप्चर किया भुवन गौवड़ा ने, जो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं। फिल्म में आप कई जगह देखेंगे कि काफ़ी अंधेरा है और उसमें चेहरे नज़र आते हैं। तो इस तरह की जो लाइटिंग है, जो इसका टोन है, जो इसका कलर पैलेट है, इसको जो ग्रेडिंग की गई है, कलर ग्रेडिंग, वो सब करने वाले ये भुवन गौवड़ा हैं, जिन्होंने डायरेक्टर के विजन को एक्सिक्यूट किया। तो अब तक हम बातें कर रहे थे विजन की, विजुअल्स की, यानी कि आंखों की। अब बात करेंगे कान की, इस फिल्म के साउंड और म्यूजिक की। तो इस फिल्म का जो साउंड और म्यूजिक है, उन दोनों को हैंडल किया है रवि बसरूर ने। यानी कि जो केजीएफ की थीम है, टन 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 टन, जिस पे कि अनगिनत इंस्टाग्राम रील्स बन चुकी हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स बन चुके हैं, और जो सुल्तान गाना है इस फिल्म का, उसको क्रिएट करने वाले हैं ये रवि बसरूर। और अब हम बात करेंगे इस फिल्म के एडिटर की, जिसने कि ये 2 घंटे 48 मिनट की फिल्म को कट किया है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी उम्र 19 साल है और इस बालक का नाम है उज्ज्वल कुलकर्णी। यूथ सेंट्रिक फिल्म है, आज की यूथ की फिल्म है, और एक यूथ ने ही इसे एडिट किया है और ब्लैंक फ्रेम्स के साथ एडिट किया है। तो प्रशांत नील के नेतृत्व में ये शाहकार इन लोगों की मदद से तैयार हुआ। तो ये वो लोग थे जो पर्दे के पीछे थे। अब आते हैं पर्दे पर। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की। यहाँ आपको फिल्म की कहानी ना सुनाकर मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस फिल्म की थीम से, जो कि है माँ बेटे का रिलेशनशिप। जी हाँ, रॉकी और उसकी माँ का रिलेशनशिप और उसको अपनी माँ का किया किया हुआ वादा, ये इस फिल्म का थीम है, माँ बेटे का रिलेशनशिप। और ये हमें जगह जगह पर देखने को मिलेगा। इस फिल्म में शुरुआत में रॉकी और उसकी माँ और उनका रिलेशनशिप, और दूसरी तरफ एल डोराडो के राइटर आनंद इंगलागी के बेटे विजेंद्र की एंट्री होती है। आनंद लाइफ सपोर्ट पर हैं, हॉस्पिटल पर हैं, वो कहानी को आगे नहीं सुना सकते हैं। उनके बेटे की एंट्री होती है जो प्रकाश राज हैं, और उस बेटे को भी अपने पिता से प्रॉब्लम है। उनका ये मानना है कि उनके पिता ने उन्हें और उनकी माँ को वो रिस्पेक्ट और टाइम नहीं दिया जो एक पति और पिता को अपने परिवार को देना चाहिए। तो इस बेटे को भी ये प्रॉब्लम है कि इनके पिता ने इनकी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दी। दूसरी तरफ फिल्म में ये भी रिवील होगा कि रॉकी का जो बाप है वो एक बेवड़ा था, और उसने भी अपनी पत्नी को, यानी कि रॉकी की माँ को इज्जत नहीं दी, और वो अपनी माँ को अपने बाप से वो इज्जत दिलवाना चाहता है और फिल्म में दिलवाएगा भी, वो माँ जो मर चुकी है। ये आप फिल्म में देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये है इस माँ बाप रिव्यू का रीज़न, इस टाइटल का रीज़न। अब फिल्म में ये थीम आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। तो एक जगह पर एक माँ और भी है जिसके बेटे ने रॉकी से प्रभावित होकर उसकी आर्मी को ज्वाइन किया था, और उसके साथ जो बीतती है, और उस माँ की जो एक इच्छा है जो रॉकी पूरा करे उसके लिए, वो रॉकी पूरा करता भी है और वो उसे दुआ देती है, और एक ऐसा सीन बनता है जो देखने लायक बनता है। वहाँ पर भी ये माँ बेटे का जो रिलेशनशिप है, ये थीम निकल कर आती है। फिल्म के क्लाइमैक्स से जस्ट पहले, जहाँ से असली क्लाइमैक्स शुरू होता है,
वहाँ पर भी माँ बेटे का रिलेशनशिप ही आता है। अब आएंगे फिल्म की कहानी में। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है दो बेटों से, रॉकी और विजेंद्र से। इन दो पटरियों पर इस गाड़ी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। तो एक तरफ केजीएफ में खुदाई के सीन दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ विजेंद्र जर्नलिस्ट को लेके अपने बाप के घर में जाते हैं, उनकी स्टडी ओपन करते हैं जो किसी माइन से कम नहीं लगती है, और वहाँ वो केजीएफ की कॉपी ढूंढ रहे हैं। मेरा मतलब केजीएफ 2 की कॉपी, और वो उन्हें मिल जाती है। तो इस तरह केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी शुरू होती है, जहां रॉकी अपनी माँ को किए गए हुए वादे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरी तरफ विजेंद्र अपने पिता की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। इससे ज़्यादा कहानी के बारे में बात करने से स्पॉयलर्स आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे डायलॉग्स की। जेम्स बॉन्ड की फिल्में याद आ गई मुझे। जेम्स बॉन्ड की फिल्म में सिचुएशन पे डायलॉग आता था, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी और वहाँ एक डायलॉग आता था जो कि वन लाइनर होता था, ह्यूमरस होता था और बैठता था, तालियां बज जाती थी। उसी तरह इस फिल्म में भी कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर डायलॉग निकल कर आया है और तालियां बजी हैं। और मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, जब आप फिल्म देखेंगे और इन वर्ड्स को आप सुनेंगे तो आप मुझे याद करेंगे। नेपोटिज्म, कलाश्निकोवा, बड़ी माँ, आगी माँ फिर से, बाप, सीईओ। ये मैं वर्ड्स आपको कुछ बता रहा हूँ चुनिंदा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आऊँगा, रॉकी भाई पे भी आऊँगा, यश पे भी आऊँगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की डायरेक्शन की, प्रशांत नील की, जिन्होंने इस काल्पनिक दुनिया की रचना की, उसे पेपर पर उतारा और फिर उसे एक्सिक्यूट किया। मतलब उन्होंने ये जो दुनिया बनाई थी, इसमें नो होल्ड्स बार्ड टाइप की ये दुनिया है। इसमें जो क्रूअल लोग हैं वो इतने क्रूर हैं कि मतलब वो अपनी क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं, और जो प्रोटैगनिस्ट है वो अनस्टॉपेबल है, वो नहीं रुकेगा भाई, मतलब कि। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने अपने एक्टर्स से निकाला है, यश ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, ऑफ कोर्स उनकी एक्टिंग स्किल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो उनको डायरेक्टर के डायरेक्शंस हैं, जिस तरह से उन्होंने इसे कैरेक्टर ने समझाया होगा और जो स्क्रीन से निकल के आ रहा है, जो यूथ ने इसके साथ रिलेट किया, जिस तरह की सीटियाँ और तालियां बज रही थी। मैंने ये फिल्म नॉर्थ इंडिया के एक छोटे शहर में देखी, नॉर्थ इंडियन क्राउड के साथ देखी। मैंने साउथ इंडियन फिल्म साउथ इंडियन क्राउड के साथ भी देखी है, और वहाँ सीटियाँ तालियां बजती हैं, सिक्के भी उछाले जाते हैं। यहाँ सिक्के नहीं उछाले गए थे, लेकिन सीटियाँ और तालियों की कोई कमी नहीं थी। मतलब कि लोगों ने इस फिल्म को एंजॉय किया जैसे कि कोई आईपीएल का मैच चल रहा हो। और फिर ये पंच लाइन्स आ रही हैं, जो मैं बता रहा था आपको, वन लाइनर्स आ रहे हैं, उस सिचुएशन पे आ रहे हैं, जो उनकी टाइमिंग है एक्सीलेंट। यहाँ ऑफ कोर्स एडिटिंग का भी जिक्र करना चाहिए, फास्ट पेस्ड फिल्म है पूरी। और अब हम बात करेंगे एक्टिंग की। यश, जो ये कैरेक्टर है रॉकी भाई का, अनस्टॉपेबल फोर्स, जो रुकेगा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो बिलीवेबल तो लगना चाहिए, चाहे इस काल्पनिक दुनिया के अंदर ही। वो यश ने कर दिखाया है। सीटियां और तालियां तो हम फर्स्ट पार्ट में ही देख चुके हैं, जो इसका इम्पैक्ट हुआ है यूथ के ऊपर। जिस कॉन्फिडेंस से यश ने इस कैरेक्टर को प्रोजेक्ट किया है, अमिताभ बच्चन की याद आ गई भाई साहब। जो उसका इम्पैक्ट है, ये प्रोजेक्शन है। सलीम साहब ने इसके बारे में कहा है कि एक्टर जो होता है वो स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर को प्रोजेक्ट करता है। अमिताभ बच्चन के हाथ में बंदूक है, और अगर वो डायलॉग बोलता है तो आपको लगता है कि भाई ये जो बोल रहा है वो करेगा। और ऐसे ही कोई और एक्टर हो तो ऐसा लगता है कि भाई जरा आराम से, जरा संभाल के, कहीं तेरे हाथ से बंदूक गलती से चली ना जाए। तो जो इस कैरेक्टर की इंटेंसिटी थी, कोई तमाशा नहीं हुआ है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं हुई है, बड़े प्यार से आराम से इसने कैरेक्टर को खेला है। पंच लाइन्स जो निकली हैं, जो स्टाइल निकल कर आया है, जो कैरेक्टर की कनिंगनेस है, जिस तरह से इसमें एक चेस का गेम चल रहा है, नेले पे धैला चल रहा है, वो पूरा बैठता है, मतलब वो दिखता है और वो कन्विंसिंग लगता है। और क्लाइमेक्स पे तो खैर जब वो बंदूक लेकर निकल पड़ता है, कहाँ तक जाता है वो आप क्लाइमेक्स भी देखेंगे, और जिस स्टाइल से जाता है और जो वो करता है, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस पार्ट में एंटागनिस्ट हैं संजय दत्त, अधीरा, सीजन्ड एक्टर, आंखों से, चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग करते आए हैं। कांचा चीना भी हमने देख लिया उनका। तो एक्टिंग डिपार्टमेंट में तो मैं कहना चाहूँगा कि 108 मीटर का लंबा अट्ठा ही लगा है। श्रीनिधि शेट्टी के लिए इस फिल्म में ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, लेकिन उनसे, उनके कैरेक्टर से जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने डिलीवर किया। कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक वर्दी सीक्वल था, जो उससे एक स्टेप आगे ही चला गया, या किल बिल 2 जो थी वो किल बिल से एक स्टेप आगे चली गई, उसी तरह केजीएफ 2 जो है केजीएफ 1 से एक स्टेप आगे ही है। इस फिल्म को रेटिंग की जरूरत नहीं है और मैं इसकी रेटिंग करूंगा भी नहीं। मुझे जहां इस फिल्म में थोड़ी कमी नजर आई वो था इसका साउंड, जो कई जगह पर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा।
दिमाग नहीं फट रहा था, कान नहीं फट रहे थे, लेकिन थोड़ा हल्का धीमा हो सकता था, मीडियम स्पाइसी हो सकता था तो काम चल जाता। हमें थोड़ा ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की आदत है। तो अब इस रिव्यू को अंत करने का समय आ गया है। एक स्पॉइलर अलर्ट है। इतना ही कहना चाहूँगा कि फ़िल्म के जब एंड क्रेडिट्स चल रहे हों तो आप उठ के चल ना पड़ें। एंड क्रेडिट्स को ख़त्म होने दीजिए, आपको वहाँ पर भी एक सरप्राइज़ मिलेगा। अगर मैंने इस माँ बाप रिव्यू को जस्टिफाई किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।